हाँ, तो आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो हिंदी साहित्य में भी है और अनिवार्य हिंदी में भी है। तो जिनके पास हिंदी साहित्य उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनका भी मैंने एक एग्जांपल लिया जो बोर्ड के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था, और अनिवार्य जो हिंदी जिनके पास में उनका भी मैंने बोर्ड के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब एग्जाम्पल लिए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश का मतलब वो होता है जो बुक के बाहर से आता है, जिसको आपके द्वारा मतलब पढ़ा नहीं गया हो। ठीक है, अपठित का मतलब जो पढ़ा नहीं गया हो। ठीक है, जो है मतलब कहीं से भी आ सकता है, किसी एक टॉपिक पे आ सकता है, किसी जो फेमस पर्सनैलिटी है उनके बारे में आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। कोई इशू चल रहा, कोई मुद्दा चल रहा, उस मुद्दे पे आ सकता है, तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही शानदार तरीके से अपन इसको समझेंगे। बड़े ध्यान से मेरे को सिर्फ सुन लेना, उतारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सुन लो आराम से तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, परफेक्टली किस हिसाब से इसको हैंडल करना है एग्जाम के अंदर वो अपन देखते हैं। जो कुछ बातें मैंने लिखी है इसके लिए कि अपठित गद्यांश को हल करते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कुछ। पहले तो ये कि गद्यावतरण बोल दो चाहे गद्यांश, सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़ें, और ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 8-10 लाइन का होता है, मुश्किल से 5-7 लाइन होती होगी। मैं तो कहता हूँ एक बार पढ़ लोगे तो ही बहुत है, लेकिन 2 बार पढ़ लो तो क्या ही कहना, फटाफट से बड़ी ध्यान से पढ़ लिया आराम से समझते हुए कि हाँ ठीक है पूरा मतलब उसको सार समझ में आ जाना चाहिए इस चैप्टर में मेनली किस पॉइंट के ऊपर बात की जा रही है। और मैं एक चीज़ बता दूँ कि इसमें आपके पास गद्यांश में हमेशा एक गद्यांश में क्वेश्चन पूछेंगे, वो पूछेंगे शीर्षक, इसका उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक का मतलब इस मेन जो गद्यांश अपन पढ़ रहे हैं इस गद्यांश का मेन शीर्षक या किसके ऊपर बात की गई है। तो मैं इसका टेक्निक बताता हूँ, ट्रिक यही है कि इसमें सब पहली बात तो सबसे ज़्यादा वर्ड किसका यूज हुआ बार बार वो होता है ज़्यादातर। तो जिस शब्द का बार बार वर्ड यूज हुआ हो या फिर जिसकी बार बार उसी के बारे में कहा जा रहा हो वो शीर्षक होता है, उचित शीर्षक होता है। और फिर दूसरी बात, आजकल इसको और ईजी बना दिया। अब फॉर्मेट क्या हो गया कि आपके ऑप्शन देते हैं, कोई 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा शीर्षक उचित है, तो और भी ईजी हो गया। पहले तो क्या था कि पहचानना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब 4 हिंट तो मिल गया आपको, सिर्फ 4 में से छांटना है तो बहुत ईजी हो गया, वरना पूरा पैराग्राफ छांटते एक तो, अब 4 में ही छांटना तो ईजी है। दूसरी बात, हालांकि मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, जैसे सिविल सर्विसेज के अंदर भी आगे आता है तो वहाँ पर ऑप्शन नहीं होते, तो मतलब हर तरीके से अपन इसको हैंडल करेंगे। तो मैं बिना ऑप्शन वाले भी लिए इसके अंदर आज के इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, और एग्जाम में जो आते हैं आपके उस अकॉर्डिंग भी लिए हैं जिनके ऑप्शन भी हो, तो सब कुछ एकदम मजबूती अपन को लेनी है इसमें। एक बात तो ये होगी 2-3 बार पढ़ें। फिर गद्यांश में शब्दों, मुहावरों या लोकोक्तियों, शब्द युग्मों या विदेशी शब्द कोई यूज हो रहे हो, इन शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करें, इनका मीनिंग क्या हो सकता है। हालांकि ये सभी बता दूंगा मैं, कभी लोकोक्तियाँ मुहावरे सब जानते हो, उनका अर्थ जानने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है वो एज इट इज नहीं लिखी जाती। ठीक है भाई, गद्यांश का जब भावार्थ लिखेंगे या गद्यांश में जो प्रश्न का आंसर लिखोगे तो एज इट इज मुहावरे लोकोक्तियाँ सीधी सीधी थोड़ी थोपोगे उसके ऊपर, उसका अर्थ लिखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अर्थ निकालने की कोशिश करें। अनुच्छेद का मतलब गद्यांश की बात है, गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अनुच्छेद से समझकर अपनी ही भाषा में लिखें। ऐसा नहीं कि बस मुहावरे तो मुहावरे चेप दिए, लोगों एज इट इज नहीं, अपने अर्थ में लिखें। और अनुच्छेद से वाक्यों को ज्यों का त्यों उतारना ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो एज इट इज नहीं उतारना है, उसमें अपने शब्दों में उसको बना के लिखना है। एक 3 बात ये होगी। चौथी बात, उत्तर देते समय बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, सुबोध शब्द हो, और ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें जिनका अर्थ आप खुद नहीं जानते हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बार आराम से ऑन वर्ड्स में लिखो, इजी में। 5वां, अनुच्छेद में आए सुक्तिपरक वाक्य कोई जिसमें सुक्तियां लिखी हुई, कोटेशन टाइप, ठीक है, उन वाक्यों को, नीति वाक्यों को, उद्धरणों को, व्याख्यान सबको सावधानी से पढ़कर उनका अर्थ समझे, मीनिंग अर्थ, क्योंकि आपको वो एज इट इज नहीं उतारने, बार बार कह रहा हूँ, अभी समझा दूंगा आगे क्वेश्चन एग्जाम्पल है कि, लेकिन एज इट इज नहीं उतारना, उसका अर्थ लिखना है। इनसे संबंधित प्रश्न का फिर उत्तर देते समय संदर्भ को समझे और तदनुसार उसका आंसर दे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझे कि पूछना क्या चाह रहा है। कभी कभी क्या होता है, आंसर दिया जाता है, आंसर पूछा था कि ये कहाँ स्थित है, आप उसकी पूरी रामायण वाच के आगे, वहाँ वैसा नहीं, सिर्फ जगह का नाम पूछा, कहाँ का मतलब सिर्फ जगह बताओ, बेहुदा थ्योरी नहीं लिखनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जितना पूछा जाए उतना करना है। और अपठित गद्यांश को हल करते समय आत्मविश्वास बनाए रखें, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिल्कुल बहुत ईजी है। और शांत मन से, बिल्कुल ये नहीं कि समस्या हल हो जाती है, ऐसा नहीं कि भाई ध्यान कहीं और है, इसको पढ़ रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं उसको पढ़ने में, ध्यान वही होना चाहिए, सिर्फ गद्यांश दिमाग के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ो, समस्या सॉल्व हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 के अंदर आया था। पहले अपन जान लेते हैं कि आते कैसे हैं, वही पता चल जाएगा। तो देखो ये आया था कि जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है। ठीक है, वह अबोध है, वो जानता नहीं है। देखो बड़ा इजी है कि जो ये समझे कि मैं दूसरों को उपकार कर रहा हूँ, भला कर रहा हूँ, तो अबोध है, इसका मतलब वो अबोध है, वह इस चीज़ को नहीं जानता। जो समझता है कि दूसरे उपकार कर रहे हैं, वह बुद्धिहीन है, और कौन किसका उपकार करता है,
कौन किसका अपकार कर रहा है, मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। मनुष्य जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं जी रहा, वो इतिहास विधाता की योजना के अनुसार जी रहा है। ठीक है, किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका तो कोई बात नहीं, यही तो बात है, कोई जबरदस्ती तो कोई कर नहीं सकते, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। जैसे किसी को किसी का भला हो गया या फिर कोई अच्छी पोस्ट पे आ गया या फिर कोई पैसे आ गए तो घमंड नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचने का अभिमान तो चित्रांत गलत है, मतलब बिल्कुल ही गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं, कभी सुख आ जाता है तो कभी दुख आ जाता है। ठीक है, सुखी वह है जिसका मन वश में आ, ये बड़ी चीज। जो लालची है ना वो हमेशा दुखी रहेगा, वो कभी भी उसके पास में सुख भोग ही नहीं सकता, क्योंकि वो लालची है। ये ले लूँ वो ले लूँ, हाई पैसा करता रहेगा, जिंदगी भर कोई वो सुख नहीं पाएगा। लेकिन जिसका मन पे कंट्रोल है कि भाई ठीक है काम चल रहा है, खुश है, हैप्पी है, वो खुश है। दुखी वह है जिसका मन परवश है, मतलब कंट्रोल में नहीं है, जिसका मन अपने वश में नहीं है, वही दूसरे मन को छंदावर्तन करता है, मतलब दूसरे मन को भी दुखी देता है। ठीक है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, तरह तरह मिथ्या आडंबर मतलब तरह तरह की बेहुदा की नहीं रहा हो तो ऐसा ये मैं जानता हूँ उसको, ऐसे मतलब ऐसे मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है, ये सब काम करता है। ये आया था आपके 2022 में क्वेश्चन, देखो इस हिसाब से क्वेश्चन आए थे। पहला आया था कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। अब बताओ, अपने इस पूरे चैप्टर में इस पूरे गद्यांश में किसकी बात की, सुख और दुख की कि नहीं की, मतलब पूरा ओवरऑल हर बात अपने सुख और दुख पे पूरा मैटर घुमा है। और दूसरी बात मैंने जो ट्रिक बताई थी, रिपीटेशन वर्ड देखोगे तो यहाँ पर दुख दुख सुख, मतलब आपको बार बार सुख दुख नजर आएंगे। ये आप कहीं पर भी देख लेना, हर लाइन में आपको नजर आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे कौन अपकार कर, मतलब बहुत बार पूरी की पूरी बातचीत अपने सुख दुख पे कर रहे हैं, और उस अकॉर्डिंग में देख सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सुख और दुख इसका परफेक्ट गद्यांश का जो है शीर्षक हो जाएगा। आडंबर अबोध बुद्धिहीन बिल्कुल भी नहीं बैठता। ये 1 मार्क्स 1 नंबर आ गया। बताओ कितना आसान है नंबर लाना। फिर सुखी कौन है, बताओ सुखी कौन है, जिसका मन वश में, अभी पढ़ रहे हैं अपन, वही सुखी है, बाकी तो दुखी है, जिसका मन कंट्रोल में ही नहीं है। ठीक है, मनुष्य किस लिए जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, विधाता की योजना के अनुसार। देख लो बोले, ये रहा मैंने आपको कहा था कि मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं जी रहा, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार जी रहा है। मतलब बहुत ईजी है, परफेक्टली समझो, पूरे नंबर आ जाएंगे इसके। बस में एक बार मेरे साथ सोल्व कर लो। ठीक, 3 हो गए। चौथा देखो, 3 नंबर आ चुके हैं, बिना मेहनत के 3 नंबर आ गए, इतना आसान है। बताओ 3 और 3 6 नंबर किसे कहते हैं। 6 मार्क्स का एक टॉपिक जब पॉलिटिकल साइंस में करोगे ना तो आपकी आंखें चकरा जाएगी। जब आप फिजिक्स में कोई 6 नंबर टॉपिक करोगे तो आप आंखें चकरा जाएगी, सिर दर्द होने लग जाता है, इतना बड़ा टॉपिक लर्न करने के बाद में 6 नंबर आते हैं। लेकिन यहाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये 80 नंबर हिंदी इंग्लिश में जिसने ठान ली ना, बस वो 19-20 का फर्क जो रहता है ना कभी कभी, वो निकाल लेगा। मिथ्या आडंबर कौन रचता है, अभी पढ़ा था अपन, देखो इसीलिए देखो ये रहा कि जिसका मन वश में है वो दुखी है। हाँ, ये यहाँ देखो कि हाँ ये दूसरे के मन करता है और अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है। ठीक है, तो बताओ ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। जिसका मन वश में नहीं है वो दूसरों पर आडंबर रचता रहता है, बहुत आसान है। चौथा, अबोध कौन है, अबोध कौन है, जो समझता है कि वह दूसरों पर उपकार कर रहा है। बिल्कुल ये रहा, देखो इधर देखो कि ये रहा, हाँ कि ये रहा अबोध है। कौन अबोध है, कि जो ये समझता है कि वह दूसरों उपकार कर रहा है तो वह अबोध है। बहुत ही आसान, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट के नंबर आपके, फोकट के 6 नंबर। और ये सुख और दुख क्या है, सुख और दुख मन के विकल्प है, देख सकते हो, ये मैं बताया था अभी, ये यहाँ पर पढ़ा था अपने, हाँ ये मन के विकल्प है, सुख और दुख, ये सुख और दुख मन के विकल्प है। तो मतलब हर क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से हैं, बड़े आसान है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए। ये आपके मॉडल पेपर 2021-22 में जो मॉडल पेपर था ना पिछला, उसमें आया था, फिर 22 का पेपर में दिखा दिया। मॉडल पेपर उस टाइम तक कभी कभी मॉडल पेपर रिपीट हो जाता है, ये ध्यान रखना। मॉडल पेपर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो उस टाइम तो चलो नहीं आया, 22 में तो नहीं आया, दूसरा आ गया, लेकिन क्या पता अब की बार आ जाए। अपन को प्रैक्टिस उनकी करनी है, तो थोड़ी इंपॉर्टेंट भी, हालांकि कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ट्राई लेके चलते हैं, कोशिश क्या पता आ जाए। तो हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। हिंदी में राम काव्य या फिर राम काव्य बोल दो, चाहे रामायण बोल दो, उसकी विस्तृत परंपरा मिलती है। हिंदी में सर्वप्रथम संवत 1342 में लिखित कवि भूपतिकृत रामचरित रामायण, एक ही बात है, का संकेत भी मिलता है, परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। हिंदी में तुलसी ही रामायण के, तुलसी ही जो है वही रामायण के प्रमुख कवि हैं। तुलसी के समकालीन कवियों में कोई मतलब में से कोई मुनीलाल कृत, राम प्रकाश, इनका भी काव्य मिलता है जो रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। फिर महाकवि केशव ने रामचंद्रिका, मतलब ये सारे राम ही राम काव्य हैं, ये राम की काव्य है, रामचंद्र नामक महाकाव्य रचना की है।
जिसमें काव्य कौशल का तो प्राधान्य है, परंतु चरित्र चित्रण एवं प्रबंधात्मक की उपेक्षा की गई है। ठीक है। सेनापति ने भी अपने कविता रत्नाकर ने चौथी एवं पांचवी तरंगों के अंतर्गत रामायण एवं राम रसायन का वर्णन किया है। तुलसी के समकालीन कवियों के उपरांत भी हिंदी में राम काव्य के दर्शन होते हैं। इनमें हृदयाराम कृत हनुमान कटक मिलता है, तदुपरांत प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक मिलता है, जो संवाद के रूप में लिखा गया। मतलब लगभग अपन इसकी बात करें तो हर बार रामायण की राम काव्य की बातें हो रही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन पहला कि उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तुलसी काव्य, राम काव्य, केशव काव्य, उपरोक्त सभी नहीं। परफेक्ट होगा राम काव्य। मैंने कहा ना, सब पूरा पैराग्राफ राम जी की बातें कर रहा है, राम काव्य। परफेक्ट। अब बताओ इजी है मुश्किल है? इजी है। दूसरा, निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं? अभी पढ़ा था अपन ने, देखो यहाँ अपन ने पढ़ा कि स्टार्टिंग में हाँ संकेत मिलता है, परंतु अभी तक उसकी कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। मतलब कि इसकी रामचरित रामायण की अभी तक कोई प्रतिलिपि नहीं मिली है। ए इज द राइट आंसर। इसके अभी तक कोई प्रतिलिपि नहीं मिली है। तीसरा, निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया? रीतिकाल के आधार पर कौन सा लिखा गया? तो जहां अगर आपने मेरे साथ साथ अगर चल रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। यहां से अपन देखें, ये रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया। कौन सा? मुनीलाल कृत राम प्रकाश काव्य मिलता है। ठीक है, मुनीलाल कृत राम प्रकाश काव्य, ये रहा बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब बड़ा ही आसान है छांटना, आराम से 6 नंबर पक्के हैं आपके। फिर रामचंद्रिका काव्य के कवि हैं। अब यहाँ देखो, रामचंद्रिका काव्य कवि कौन है? ये रहा। रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना की किसने की थी? महाकवि केशव ने। महाकवि केशव ने रामचंद्रिका महाकाव्य की रचना की थी। तो महाकवि नहीं लिखा हुआ, सिर्फ केशव लिखा हुआ, तो केशव ले लेंगे। ठीक है। पांचवा, निम्न में से कौन सा काव्य संवाद रूप में लिखा गया? तो बताओ संवाद रूप में कौन सा काव्य लिखा गया? अगर अपन बात करें, यहाँ पर ये रामायण है और राम रसायन वर्ण मिलता है। तुलसी के यहाँ पर देखें तो राम काव्य के दर्शन होते हैं और हरदीय मिलता है। तदनुसार चौहान ये रामायण नाटक मिलता है, जो संवाद रूप में लिखा गया। ठीक है, इनमें क्या पूछा था? संवाद रूप में। तो कौन सा काव्य हो जाएगा? यह हो जाएगा रामायण महानाटक। ठीक है, रामायण महानाटक का मतलब हो जाएगा ए। तो कितना आसान है छांटना। ये है आपके गद्यांश। इनमें से राम भक्ति के कवि नहीं है, किस पर जोर दिया गया है? नहीं पर जोर दिया गया है। ठीक है, अब देखो अभी अपने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा, केशव जी के बारे में पढ़ा, हृदयराम जी के बारे में पढ़ा, लेकिन सूरदास जी नहीं है। सूरदास जी राम भक्ति मतलब कि वो राम भक्ति के जो कवि नहीं है। तो तीनों सही है। नहीं पूछा था तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं थे। तो ये बहुत ही परफेक्टली दोनों अपन ने कर लिए। अगला गद्यांश देखते हैं अपन। निम्नलिखित ये आपके जो आया था, ये आया था हिंदी साहित्य में। जो हिंदी साहित्य में 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था, 2022 के अंदर पेपर जो हुआ था हिंदी साहित्य। ठीक है, हिंदी साहित्य वाले ध्यान दें, अनिवार्य हिंदी वाले भी ध्यान दें, क्योंकि हिंदी साहित्य में गद्यांश जो होते हैं और इसमें जो गद्यांश होते हैं बात एक ही है, कोई अलग तरह के गद्यांश नहीं होते, सब में कॉमन है। तो संस्कृति के आंतरिक अंगों पर भारत में विशेष बल दिया गया है। संस्कृति पर, जो भारतीय संस्कृति उसके आंतरिक अंगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। धर्म ग्रंथों में अच्छे मनुष्य के जो लक्षण बतलाए गए हैं। मनुस्मृति में धृति, क्षमा, दया, ऐस्ते, सोच, इंद्रिय निग्रह, विद्या, घी, विद्या, सत्य, क्रोध, 10 लक्षण बतलाए गए हैं। वे सब भारतीय मानसिकता और आध्यात्मिक संस्कृति के अंग हैं। और श्रीमद् भगवत गीता की बात की जाए तो उसमें देवी संपदा को वालों के लक्षण दिए गए हैं, जिनमें अभय को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, और स्तुत प्रज्ञा के लक्षण जो कि दूसरा अध्याय है। ठीक है, दूसरा अध्याय है, उसमें सात्विक चीज़ों के लक्षण आप एक पेंसिल रख सकते हो। मैं तरीका बताऊं आपको, तो खास चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए चल सकते हो। आपके पेपर में थोड़ा अंडरलाइन कर लो, चाहे पेन से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि वो तुरंत मिल जाए। भाई अंडरलाइन शब्द कितना ईजी दिखता है, साफ दिख जाता है, तो बेस्ट होगा आप बोर्ड के एग्जाम में भी अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, परफेक्ट है। ये 17वां अध्याय है। आदि चार सब भारतीय संस्कृति के अनुकूल, ये शायद मिसप्रिंट हुआ है। आदि शब्द भारतीय संस्कृति के अनुकूल सभ्य और श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण है, इसलिए सभी महाकाव्य ऐसे लक्षणों से भरे पड़े हैं। रघुवंश में रघुकुल राजाओं के जो गुण बतलाए गए हैं, वे न केवल भारत की सांस्कृतिक आदर्शों का परित्याग, बल्कि उनसे भव्य की भी हमारे सम्मुख आ जाता है। ठीक है, देखते हैं उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। रघुकुल, अध्यात्म, रघुकुल रिपीट हो गया, और भारतीय संस्कृति। बहुत ज़्यादा इजी है। अभी अपन ने पूरी बात की थी, सब में संस्कृति की बातें कर रहे, तो इसका मतलब सबसे बेस्ट क्या बैठेगा? भारतीय संस्कृति। डी आपका आंसर हो जाएगा। परफेक्ट। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता में देवी संपदा वालों के लक्षणों का पहला स्थान किसे दिया गया? देखो आओ इधर, श्रीमद् भगवत गीता में देवी संपदा वालों के लक्षण दिए गए, जिनमें
अभय को पहला स्थान दिया गया है। मतलब हर चीज आपको पैराग्राफ में मिल जाएगी, अभय को पहला स्थान दिया गया है। मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? मनुस्मृति में अभी अपन बात की थी 10 बताए गए हैं। आई थिंक कहाँ होगा, अभी पढ़ा था, याद तो आ रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये रहा है ना, मनुस्मृति में धृति, क्षमा, दया, ये सब पूरे मिला के 10 लक्षण बताए गए, 10। तो बहुत ईजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये हो गया। फिर है रघुवंश में किस कुल के राजाओं के गुण बतलाए गए हैं? आओ इधर, रघुवंश में किन राजाओं के गुण बताए गए हैं? तो अगर अपन बात करें, श्रीमद् भगवद गीता की हो गई, लक्षणा की बात हो गई, ये रहा। रघुवंश में रघुकुल राजाओं के, रघुवंश में रघुकुल राजाओं के जो गुण बतलाए, इसका मतलब रघुकुल राजा, कौन सा ऑप्शन है भाई? डी ऑप्शन आंसर आपका करेक्ट है। अनुकूल शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं। ऑपोजिट, विलोम शब्द, ठीक है। विपरीतार्थ का मतलब होता है विलोम शब्द, यानी कि ऑपोजिट। इंग्लिश मीडियम वाले इसको ऑपोजिट समझ सकते हैं, ठीक है, विपरीत अर्थ देना। फिर है भारत में किस पर विशेष बल दिया गया है? तो देखो, भारत में किस पर विशेष बल दिया गया, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है भारतीय संस्कृति के आंतरिक अंगों पर भारत में विशेष बल दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा आसान है कि अपन बात करें तो संस्कृति के आंतरिक अंगों पर सबसे ज़्यादा असर, मतलब पर क्या नाम, जोर दिया गया। बहुत ही शानदार। नेक्स्ट जो है, ये हैं आपके, वापस बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि संसार में अमरता ऐसे ही लोगों को मिलती है जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं। बहुधा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति संपन्न परिवार में बहुत कम पैदा होते हैं। मतलब हमेशा उन लोगों की बात ही होती है। अमरता ऐसे ही लोग मिलती है। अमरता का मतलब है नाम, यश, उन्हीं को मिलता है जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं। और यह भी बहुधा देखा गया है, ऐसे व्यक्ति हमेशा संपन्न परिवार में जन्म नहीं होता, क्योंकि पढ़े लिखे संपन्न परिवार में का मतलब है पैसों वाले, अमीर अगर घर में जन्म होगा तो वो कभी भी इतना अच्छा काम नहीं कर पा सकता। हालांकि ऐसी बात गारंटी भी नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम देखा गया, रेयर एग्जाम्पल है। जिसने गरीबी देखी है, जिसने परेशानियां झेली है, वो ही अगले की गरीबी या परेशानी समझ सकता है। ये तो परफेक्ट बात है, ठीक है। अधिकांश ऐसे लोगों का जन्म मध्यम वर्ग के घरों में या गरीब परिवार में होता है। इस तरह उनका पालन पोषण साधारण परिवार में होता है और वे सादा जीवन बिताने के आदी हो जाते हैं, ठीक है। और वो फिर मतलब शानदार काम करते हैं। मनुष्य में विनय, उदारता, सहिष्णुता और साहस आदि चारित्रिक गुणों का विकास अति आवश्यक है। इन गुणों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। ये गुण व्यक्ति के जीवन को अहंकारहीन और सरल बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। अगर ये हमारे अंदर गुण होंगे तो उदारता होगी, सहिष्णुता होगी, साहस होगा, किसी के प्रति विनय का मतलब होता है प्यार, ठीक है। सादगी का विचारों से घनिष्ठ संबंध है। सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और अपने विचारों को उच्च बनाए रखना चाहिए। अब देखो आगे, व्यक्ति की सच, अभी पूरा नहीं हुआ, बड़ा है थोड़ा। व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके विचारों और करनी से होती है, बिल्कुल। थॉट और क्या कर्म कर रहा है उससे होती है। मनुष्य के विचार उसके आचरण पर प्रभाव डालते हैं और उसके विवेक को जागृत रखते हैं। विवेकशील व्यक्ति ही अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है, उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। सादा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को कभी हतप्रभ होकर अपने आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने देनी चाहिए। हतप्रभ का मतलब है कभी ऐसा नहीं निराश हो जाए, ठीक है, कभी आंच नहीं आनी चाहिए। मतलब हमेशा आत्मसम्मान उसका बहुत जरूरी है। सादगी मनुष्य के चरित्र का अंग है, वह बाहरी चीज नहीं है। महात्मा गांधी सादा जीवन पसंद करते थे और हाथ के कते और बुने जो खद्दर के मामूली वस्त्र, खादी मान लेना इसको, मतलब क्या है, इसका मतलब है खादी, ठीक है। खादी के मामूली वस्त्र पहनते थे, किंतु अपने उच्च विचारों के कारण वे संसार में वंदनीय है। यही तो बात है, ठीक है। तो देखो, अब मैंने आंसर इसके लिए बिना ऑप्शन के पहचाने में और भी मजा आएगा, थोड़ा लेवल बढ़ेगा। उसमें क्या थोड़ी हिंट थी, इसकी भी मैंने 2 एग्जाम्पल है, दोनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। संसार में अमर कौन हो जाते हैं बताओ? तो संसार में अमरता उन लोगों को प्राप्त होती है जो देश और समाज के हित में काम करते हैं तथा अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं। एज इट इज पैराग्राफ में यहाँ से देख लो बोले, ये देखो पूरा। अमरता ऐसे लोगों को मिलती है जो अपने कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं, है ना, और मतलब कि उन्हें अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं, ठीक है। बस ये जटिल बात लिख देना कि संसार में अमरता, यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है, उनको मिलती हैं जो अपने पीछे। हालांकि ये पैटर्न बदल गया, लेकिन आगे काम आएगा। और अभी भी इसमें मजबूती करोगे तो ऑप्शन में करना तो और ईजी हो जाएगा। दूसरा, अमरता पाने वाले को जन्म कैसे परिवार में होता है? अभी देखा गया था कि बड़े रईस परिवार में नहीं होता, उनका मध्यम या गरीब परिवार में होता है। ये देखा गया है कि अमरता प्राप्त करने वाले व्यक्ति संपन्न परिवार में पैदा नहीं होते, उनका जन्म मध्यम वर्ग के घरों, बिल्कुल एज इट इज यहाँ से लाइन उतार दी गई है। ये देखो, ये देखा गया है कि बहुधा देखा गया का मतलब यह देखा गया है कि यहाँ से लेके जो है जन्म गरीब परिवार में होता है, यहाँ तक एज इट इज, कोई फर्क, बिल्कुल शब्दों का चेंज करने की जरूरत नहीं है, ईजी लैंग्वेज है। फिर
अमरता पाने वालों को कैसा जीवन बिताने की आदत होती है? साधारण तथा गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण अमरता पाने वाले लोगों को सादा जीवन बिताने की, बिल्कुल ये रहा एज इट इज, ये रहा कि ऐसे लोग होते हैं इस तरह। उनका पालन पोषण इसलिए होता है कि मतलब पालन पोषण साधारण गरीब परिवार में होता है या साधारण परिवार में होता है, इसलिए सादा जीवन बिताने वाले उसको फिर सादा जीवन बिताने के आदी हो जाते हैं। बिल्कुल ईजी है ना, बिल्कुल सादा जीवन बिताने की आदत हो जाती है। आदि का मतलब आदत हो जाती है, थोड़ा सा चेंज कर दो और क्या है, ठीक है। फोर्थ, मनुष्य पर किन गुणों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है? तो विनम्रता, उदारता, सहिष्णुता, साहस इत्यादि वे गुण जिनका प्रभाव किसी भी मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। ये गुण मनुष्य को अहंकार मुक्त और सरल बनाता है। बिल्कुल एज इट इज यहाँ से लिया, देखो कौन सा लिया है यहाँ से, कि मनुष्य जो ये यहाँ से रहा, मनुष्य में विनय, उदारता, सहिष्णुता, साहस आदि चरित्र गुण ऐसे हैं जो उनके लिए जरूरी है। इन गुणों से प्रभाव से वो क्या तो जीवन पर पड़ता है। तो ये व्यक्ति अहंकारहीन और सरल बनने की, थोड़ा अपने शब्दों में लिख दो कि उनसे व्यक्ति के अहंकार नहीं रहता, ठीक है, अहंकारहीन हो जाता है। अहंकारहीन का मतलब अहंकार नहीं रहना, ठीक है। और फिर है, अच्छा ये ले लिया अपने, फिर है सादा जीवन बिताने की आदत मनुष्य में कैसे पैदा होती है? कैसे होगी? अगर वो साधारण परिवार में उसका जन्म हुआ तो होगी। साधारण परिवार में पैदा होने वालों को सादा जीवन बिताने का अवसर मिलता है और उनको सादा जीवन बिताने की आदत बन जाती है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? महापुरुषों का जीवन। गांधी जी के बारे में लिखा गया है, महापुरुषों के बारे में लिखा गया है, तो सबसे बेस्ट होगा उसी शीर्षक क्या हो जाएगा? महापुरुषों का जो है जीवन, ठीक है, देख सकते हो आप। फिर है एक और लिया अपने, साधारणतः सत्य का अर्थ सब बोलना, सच बोलना मात्र ही समझा जाता है, परंतु गांधी जी ने व्यापक अर्थ में सत्य शब्द का प्रयोग किया है। विचार में, वाणी में और आचार में उसका होना ही सत्य माना है। उनके विचार में जो सत्य को इस विशाल अर्थ में समझ ले उसके लिए जगत में और कुछ जानना शेष नहीं रहता, परंतु इस सत्य को पाया कैसे जाए, गांधी जी ने इस संबंध में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं। एक के लिए जो सत्य है वह दूसरे के लिए असत्य हो सकता है। बिल्कुल, जो एक के लिए ठीक है, जरूर थोड़ी ना है। बड़ा बिजनेसमैन है, वो क्या करता है कि किसानों की कोई ज़मीन है उसको खरीदना चाहता है कि हम बड़ी सी बिल्डिंग बना दूंगा, लेकिन वो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन उस किसान के लिए असत्य है वो। यहाँ पर सत्य सत्य का मतलब है भला और बुराई से भी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो किसान के लिए वह सत्य है, तो जो एक के लिए सच हो वो दूसरे के लिए सच हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। इसमें घबराने की बात नहीं है। जहाँ शुद्ध प्रयत्न है वहाँ भिन्न जान पड़ने वाले सब सत्य एक ही पेड़ के असंख्य भिन्न दिखाई देने वाले पत्तों के समान है। परमेश्वर ही क्या हर आदमी को भिन्न दिखाई नहीं देता, फिर भी हम जानते हैं कि वह एक ही है, पर सत्य नाम ही परमेश्वर का है। सत्य की खोज के साथ तपस्या होती है, अर्थात आत्मकष्ट से। तपस्या कैसे होती है? गहन तपस्या ही होती है। तपस्या का मतलब तपना, जो खुद के आत्मकष्ट है, खुद को कष्ट देना, ठीक है, उसको सहन करना, उसके पीछे मर मिटना होता है। अतः उसमें स्वार्थ की तो गंध तक भी नहीं होती। जो तपता है, जो तपस्या करता है, जो खुद मेहनत करता है, उसमें स्वार्थ की गंध बिल्कुल नहीं होती। ऐसी निस्वार्थ खोज में लगा हुआ आज तक कोई अंत प्रयत्न गलत रास्ते पर नहीं गया। ऐसी ही अहिंसा वह स्थूल वस्तु नहीं है जो आज हमारी दृष्टि के सामने है। किसी को न मारना इतना तो है ही, कुविचार मात्र हिंसा है, उतावली हिंसा है, उतावली मतलब समझते हो, तेज। मिथ्या भाषण हिंसा है, जो झूठे भाषण होते हैं वो हिंसा में आता है। द्वेष हिंसा मतलब हिंसा, ये पूरे हिंसा के प्रकार बताएंगे कौन कौन हिंसा में आते हैं, कौन कौन हिंसा में आते हैं बताओ। किसी को ये तो खैर हो गया। हाँ, कुविचार, जो कुविचार रखता है, सुविचार नहीं रखता, वो हिंसा है। उतावला करना और तुझे वो भी हिंसा है। मिथ्या, जो गलत भाषण देते हैं, नेता नांगली, वो हिंसा है। द्वेष करना, किसी के साथ में छलावा करना, हिंसा है। किसी का बुरा चाहना, हिंसा है। जगत के लिए जो आवश्यक वस्तु है लेकिन उस पर आप कब्जा कर लेते हो, वो भी हिंसा है। ये सब हिंसा के प्रकार बताए गए हैं। क्वेश्चन देखते हैं, सत्य का सामान्य और व्यापक अर्थ क्या है? तो सत्य बोलना सत्य का सामान्य अर्थ है, परंतु विचारों, बोली, बातचीत और व्यवहार में सत्य को स्थान देना उसका व्यापक अर्थ है। हालांकि आपके ऐसे नहीं आ रहे, पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर इन फ्यूचर आपके कभी गद्यांश पढ़ने हो तो बहुत ज़बरदस्त हेल्प हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, सत्य के व्यापक अर्थ को जानने वाला गांधी जी के मत में कैसा व्यक्ति होना चाहिए? तो सत्य को अगर जानना है तो मनुष्य गांधी जी के मत में सब कुछ जान चुका होता है, उसे संसार और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। गांधी जी की बातें जान ली तो फिर वो सब कुछ जान चुका, ये बात है। एक के लिए तो सत्य है, दूसरे के लिए असत्य हो सकता है, ये कहने पर गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो एक के लिए जो सत्य है वह दूसरे के लिए असत्य हो सकता है। भिन्न दिखाई देने वाले सत्य के रूप में एक ही वृक्ष के अनेक पत्तों वाला, वैसे जो पैराग्राफ की मैंने बात की थी, ये पूरा का पूरा छाप दो यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा इसमें आ जाएगा। फिर
कौन सी बातें गांधी जी के अनुसार हिंसा के अंतर्गत आती है? लास्ट वाली पूरी बातें जो भी पूरी पढ़ी थी, कौन कौन सी हिंसा है, एज इट इज सारी हिंसा, मिथ्या भाषण, द्वेष, सब कुछ अभी पढ़ा था, वो हिंसा में आ जाएगा। कौन सा? ये देखो, ये पूरा का पूरा जितनी भी हिंसा है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। फिर सत्य की खोज में लगा हुआ व्यक्ति गलत रास्ते पर क्यों नहीं जाता? बिल्कुल नहीं जाएगा। सत्य खोज करने वाला तपस्या है, और जो तपस्या करेगा, जो तपेगा, उसके स्वार्थ की तो उसमें गंध नहीं आती, मतलब स्वार्थी होता ही नहीं है। परित के लिए निस्वार्थ भाव से कष्ट सहना, त्याग करना होता है, जिसमें स्वार्थ का लोभ मात्र ही न होकर उसमें खोज में लगा व्यक्ति कभी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता। और सबसे बेस्ट इसका जो शीर्षक हो जाएगा, हो जाएगी सत्य और अहिंसा। ठीक है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, तो सत्य और अहिंसा इसका उचित और परफेक्ट वो शीर्षक है। ये हो गया। तो इस तरीके से ओवरऑल ये 4-5 अपने एक्सरसाइज कर ली। ये जो 4-5 गद्यांश दिखाए मैंने, 2 आपको ऐसे दिखाए हैं, 2 आपको ऑब्जेक्टिव वाले दिखाए जैसा आपका पैटर्न है, लेकिन इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर दिला देगी। बस इस अकॉर्डिंग एक बार प्रयास करना है इसका, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बातें मैंने आपको बताई कि किस हिसाब से अपने ऑनवर्ड्स में जो अपने स्टार्टिंग बातें लिखी थी ना कि वो मुहावरे लोगों को था ना, कि आप आजकल वो पैटर्न है नहीं, मतलब आजकल का मतलब है अभी नहीं है, 12th में आपके काम आएगा। जो मैंने भी ये बातें लिखी कि उसके अनुच्छेद में जो भी मुहावरे लोकोक्त दी उनके अर्थ जान लेना चाहिए। ये हिंदी साहित्य अगर अदर में भी पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन ये काम की चीज़ें हैं, बिना ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो ये सभी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए सारी बातें ध्यान दो और किस हिसाब से अपने आंसर टेंड किए, आई थिंक आप समझ गए होंगे। 6 नंबर लाने का तरीका डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये था अपठित गद्यांश। अब अपन बिल्कुल अपठित काव्यांश ही पढ़ेंगे, उसको भी एक बार सेपरेट देख लेंगे। उसके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो भी मैं ईजी बना के ला रहा हूँ जल्दी। ठीक है, ओके।